आज का हमारा टॉपिक है LCR सर्किट बट सीरीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ LCR सर्किट्स, एक सीरीज और एक पैरेलल। लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो सीरीज LCR सर्किट पे बेस्ड है बच्चों। अब ऐसे समझ लो, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है और सीरीज में दे आर इन सीरीज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। अब आप बोलोगे जरूरत क्या है इसको समझने की। देखो, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, नन ऑफ देम इज प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटेटिव। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रेडियो हो गया, फोन हो गया, टीवी हो गया, आपका वट एवर इट इज, मतलब आपका एक घर, अगर मैं एज अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट कहूँ तो हर घर में कैपेसिटेंस भी है, इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो क्योंकि जो भी सिस्टम्स हैं वो कहीं ना कहीं इन तीनों कंपोनेंट्स के बने हैं। और हमारे घरों में कौन सी बिजली आती है? ठीक है, इट्स एन ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। डीसी तो नहीं आती है, डीसी आ भी नहीं सकती बच्चों, इसके बारे में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर में। फिलहाल इतना ध्यान रखो, हमने हालांकि पढ़ा हुआ है लॉसेस के टाइम पे, इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, लॉसेस इन ट्रांसमिशन, याद है? तो वो पॉसिबिलिटी एसी में ही है। फिलहाल आप ये समझ लो कि एक एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर एल एंड सी एंड इट इज अ सीरीज कनेक्शन। मुझे बताओ, सीरीज में आपको क्या उम्मीद है, कौन सी चीज सेम रहेगी और कौन सी डिफरेंट रहेगी? करंट सेम रहेगा। तो क्योंकि ध्यान रखना बेटे, है ना, क्योंकि हमें फेज रिलेशंस देखना, ध्यान रखना क्या क्या चाहिए हमको। हमने इनपुट आउटपुट देखना है और उनके बीच का फेज रिलेशन देखना है। क्या देखना है? जैसे मैंने कहा, इंडक्टर में करंट लैग करता है, ठीक है कि नहीं। रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं और कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है, ये हमने कल किया था। ओके, करंट लीड्स द गिवन वोल्टेज बाय 90 डिग्री, करंट लैग्स इन केस ऑफ इंडक्टर, करंट इज इन फेज। अब अगर कंबाइन हो तीनों तो क्या होगा? दैट मीन इन सभी का असर होगा बीच में कहीं ना कहीं। सही बात है कि नहीं? सो वी वांट टू नो कि अगर यहां से यहां एक लेट्स से वोल्टेज है तो करंट क्या होगा, या करंट है तो वोल्टेज। मैं ऐसा क्यों कहने के लिए मजबूर हुआ? मेरे लिए एक कन्वीनियंस का तरीका ये है कि मैं इसको I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखूं। इसकी वजह क्या है? बिकॉज इन सब में करंट सेम होगा, तो मुझे बस वोल्टेज का ही रिलेशन देखना है। फिर समझ के मेरी बात की नहीं, क्योंकि करंट सेम है तो मेरे लिए आसान होगा इनको कंपेयर करना। समझ के मेरी बात की नहीं। आई वुड से इसमें करंट और इसमें करंट मान लो ये है, इसमें भी करंट ये है, इसमें भी करंट यही है। मान लो हमने फेज मान लिया करंट का ये, तो बेटे वोल्टेज का फेज इसमें ये होगा V नॉट R, इसमें वोल्टेज लीड करेगी V नॉट L। यानी कि देखो मेरा बच्चा ध्यान से, करंट का लैग करना मीन्स वोल्टेज का लीड करना। क्लियर है कि नहीं? और इसमें क्योंकि करंट लीड करती है तो वोल्टेज लैग करेगी। किसी को इसमें समझने की जरूरत कोई तो मुझे भी बताओ, हाँ या ना? क्लियर है बेटे? व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मैंने यहां से यहां वोल्टेज और इसके थ्रू करंट कंपेयर करना है, उनका फेज रिलेशन डेवलप करना है, यानी कि फेज क्या है, उनका फेज डिफरेंस क्या है। बिकॉज मुझे शक है, जब प्योर इंडक्टर था तब 90 था, जब प्योर कैपेसिटर था तब लेट्स से -90 था, और जब प्योर रेजिस्टेंस था तब क्या था? 0। तो अगर तीनों हो तो क्या होगा, तीनों का असर मिलके क्या होगा? तो आई एम इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग दैट इफेक्टिव फाई, राइट। एंड आई वांट टू नो कि ठीक है, अगर मैंने करंट क्यों चूज किया इनपुट? बिकॉज इट इज कन्वीनियंट, बिकॉज इट इज सेम फॉर ऑल। अगर मैं वोल्टेज करता इनपुट तो मुझे इसके लिए अलग अलग करंट निकालना पड़ना था, तो इट माइट नॉट हैव बीन एनालिटिकली पॉसिबल। समझ गए कि नहीं? टफ हो जाएगा, परेशानी हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? हमें तो यही तो देखना है। देखो बच्चे, अगर मैं वोल्टेज रखूं और करंट यहां आता है, या मैं करंट रखूं और वोल्टेज यहां आता है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? फेज रिलेशन ये भी फाई है और ये भी फाई ही तो है, फाई ही तो चाहिए हमको। इट डजंट मैटर कि मैं किस से स्टार्ट करूं। सही बात है कि? ओके ओके मेरा बच्चा, तो अगर हमने
ये सेटिंग चूज कर ली अब हमारे इस पर्टिकुलर इसके लिए। तो हमें सबसे पहले इनपुट मान लो करंट है, तो हमें आउटपुट्स देखने हैं। आउटपुट वोल्टेज है। क्या है आउटपुट? वोल्टेज। कोई दिक्कत नहीं है, यहां से यहां वोल्टेज V has is V, let's say V is equal to V1 या VL plus VR plus VC। मैंने गलत लिख लिया, थोड़ा सा सीक्वेंस गलत कर दी। VR VL VC सही बात है। हम अगर देखें इट्स सॉर्ट ऑफ द रिजल्टेंट। मैं मजबूर क्यों ये कहने को? बिकॉज बेटे ये डीसी वोल्टेजेस नहीं है। क्या नहीं है ये? डीसी वोल्टेज नहीं है। हमें इनका फेज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को ऐड? याद करो, यूजिंग अ फेजर डायग्राम। सही बात है कि नहीं? एक के ऊपर एक लगाते हैं और फिर नेट रिजल्टेंट निकालते हैं, जो कि अभी मैं बताता हूं कैसे। we'll use phasor diagram to add these voltages. The voltages are not constant. Do you know that? You remember that? इसके अक्रॉस जो वोल्टेजेस है वो सब के सब ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस है। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो ऑल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल क्वांटिटीज को हम ऐड करते हैं यूजिंग फेजर डायग्राम्स। समझ गए मेरी बात? तो we'll make a phasor diagram first for this thing and then we'll have whatever we want. करंट चाहिए, वोल्टेज चाहिए, फेज डिफरेंस चाहिए, पावर चाहिए एंड और भी चीजें हैं। ओके, पावर इंपॉर्टेंट रहेगा। अनन्या बेटे समझ आया कि नहीं आया? कनिष्क क्लियर? ठीक है। सुबीर समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वाई आर वी यूजिंग फेजर डायग्राम्स टू ऐड दीज वोल्टेज? बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम फेज फर्स्ट ऑफ ऑल एंड दे आर ऑल ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। मैंने डे 1 पे याद है मैंने वोकेबुलरी एलिमेंट समझाया था। फेजर डायग्राम, फेजर ट्रायंगल, फेजर डायग्राम्स के थ्रू मैंने कहा था कि कैसे ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज रिप्रेजेंट की जाती हैं बाय यूजिंग ए फेजर रोटेटिंग वेक्टर। एंड अगर हमने मल्टीपल क्वांटिटीज ऐड करनी है तो उनके जो पीक्स हैं वो ऐड करके जो रिजल्टेंट मिलेगा, तो ठीक है कि नहीं, उसकी तैयारी करते हैं आज बच्चों से। ओके, तो हाँ ठीक है फिलहाल यहीं पे। तो मैं कहूँगा ठीक है यार, मुझे चाहिए V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमारी होप है। क्या ये? आई एम होपिंग that the resultant voltage across all the three elements will also be alternating. क्लियर है कि नहीं? मुझे क्या उम्मीद है बच्चे इस चीज से कि वो भी ऑल्टरनेटिंग ही होगी। तो उसका पीक चाहिए और उसका फेज चाहिए। ओमेगा टी हमारा करंट है, उससे आगे पीछे वोल्टेज कितना है, दैट्स व्हाट वी आर अबाउट टू फाइंड आउट। ठीक है, उसके लिए वील मेक अ फेजर ट्रायंगल। क्योंकि मुझे V नॉट R, V नॉट L एंड V नॉट C का रिजल्टेंट चाहिए, वो किसके बराबर होगा? V नॉट के बराबर। यानी कि यहां से यहां जो पीक वोल्टेज है वो निकलेगी पहले। ओके, इनके पीक्स का वेक्टर आउटकम, ठीक है, रिजल्टेंट। ठीक है कि नहीं? और इनके पीक्स के वोल्टेज हम एक एक करके एक फेजर ट्रायंगल पे रखेंगे और हमें आंसर मिलेगा। तो मैं लिखूंगा दैट इट इज V नॉट R, ये वाला V नॉट R, V नॉट L is ahead, तो V नॉट L। ओके, ध्यान से देखो। और ये क्या है? V नॉट C, अपोजिट। मैं समझाता हूं, इसकी मीनिंग बताता हूं। V नॉट C मीन्स ये होगा V नॉट C, यहां से यहां तक दिस वन। तो A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। दिस इज योर V नॉट। ठीक है कि नहीं? कोई डाउट? सुवीर, यू हैव अ डाउट? मैं नहीं कर लिया जानबूझ के, बड़ा भी हो सकता है, दैट्स नॉट अ पॉइंट। मैंने जानबूझ के छोटा ले लिया फिलहाल, टू मेक अ पॉइंट, नथिंग एल्स। ठीक है कि नहीं? ऐसा है तो V नॉट R, V नॉट L और उसके बाद यहां से क्या जोड़ूंगा? V नॉट C। तो ये होगी मेरी V नॉट बेटे। डजंट मैटर, डजंट मैटर। ठीक है, ओके। अगर ऐसे रखना है या ऐसे करो, V नॉट R प्लस V नॉट C प्लस V नॉट L, तो भी ऐसे ही आएगा, डजंट मैटर। ठीक है, ये सवाल कैसे भी। अनन्या बेटे, यू आर स्ट्रगलिंग विद समथिंग। मेरा बच्चा जल्दी बताओ बेटे, इज इट फाइन?
तुम पढ़ा पाओगे मिनर्वा को, ये चीज सिखा सकती हो उसको? बहुत बढ़िया, आई लाइक दैट एटीट्यूड, वेरी गुड। सुवीर, तुम पढ़ा पाओगे किसी बच्चे को ये? अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। कनिष्क, सर मैं जब बोलूंगा तभी तो पढ़ाऊंगा, मैं तो बोलता भी नहीं हूँ। अबे बाइक ठीक करने गया था, वहां कैसे बात की उनसे, बाइक वाले बंदे से? नहीं, उसने सुनी तुम्हारी बात? सुनी नहीं? शर्म कर यार, तूने तो बोला हद कर दी। ठीक है, समझ गए कि नहीं बच्चों? तो टारगेट दिमाग में रखो, वी आर गोइंग टू एड द पीक्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव फेजेस। मैं एक मजेदार चीज यहां बता दूं आप लोगों को, है ना। पीक वोल्टेज की मैं एक एडिशन समझाऊं, एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं मैं, बाकी सब क्लियर है? सुवीर, क्वेश्चन रिजॉल्व? ठीक है, कि ये सारे लिख लो, इट्स अप टू यू, इट डजंट मैटर हो गया, मुझे क्या पता क्या है, सही बात है कि नहीं। मुझे ये जो मिला है, दिस इज द पीक ऑफ द टोटल वोल्टेज। ये अभी भी टोटल वोल्टेज नहीं है, ये भी वैरी करेगा साइनोसॉइडली, लेकिन इसकी मैक्सिमम भी मिल गई हमको, ये बात है, समझ लो बेटा। ओके, मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर समझते हैं इसको। फटाक से हमको एक तो वी नॉट मिल गया, यानी कि इस वेक्टर की लेंथ या इसकी लेंथ या इसकी लेंथ, वट एवर बी द केस। और क्या मिला दूसरा? फाई, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, केस क्या दिक्कत है? ठीक है कि नहीं? पक्का कृतिका? ठीक है, मिटा दूं? ओके, एक झटके में फिर खत्म हो जाता है बेटे ये, अगर अगर आप इस चीज को ध्यान से समझो, इट्स वन सिंगल स्टेप। ठीक है, सपोज मैंने कहा एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर, इसके अक्रॉस पीक वोल्टेज वी नॉट आर है 100 वोल्ट। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स नॉट यूज दिस, 30 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस है 60 वोल्ट्स, इसके अक्रॉस है 20 वोल्ट। व्हाट इज द पीक वोल्टेज अक्रॉस दीज टू एंड्स? ठीक है कि नहीं? शाबाश। आप बोलोगे 30 प्लस 60 प्लस 20, ऐसा तो नहीं है, दे आर नॉट डीसी वोल्टेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड दे आर नॉट इन सेम फेज इधर। मतलब ये समझना कि ये 30, फिर ये 60 और फिर हटाओ वो 20, तो बचा क्या? 40। 30 प्लस 40, 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 50 वोल्ट होगा। यहां से यहां पीक वोल्टेज क्या होगी मेरे बच्चों? 50। समझ आई मेरी बात की नहीं? कि टफ लगा? ठीक है, यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट एडिंग alternating quantities, they are not your day to day quantities कि आप ऐड करो unless and until they are in the same phase। जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर एक और रेजिस्टेंस, फिर एक और रेजिस्टेंस, इट्स फाइन। 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 प्लस 20 प्लस 30 होगा 60 वोल्ट का पीक होगा, भले ही एसी हो, इट्स ओके, बिकॉज सारे किस में है? सेम फेज में। सारे सेम इंडक्टर, अगर सारे के सारे इंडक्टर्स हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, सारे के सारे कैपेसिटर हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तीनों अलग अलग हो तो आपके सामने बैठे कैलकुलेशन। ठीक है क्या? एक जस्ट एक एग्जांपल है टू मेक माय पॉइंट, राइट? टफ तो नहीं लगा? अच्छे से समझ आया बच्चों? गलती करते हैं बच्चे इसमें, मैं आज भी दे दूं एक वार्निंग तुमको, बच्चे अक्सर इसको लाइटली लेते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक जैसे मैथ्स में मैट्रिसेस होता है ना, जहां इंसान सोचता है कि a प्लस बी तो होगा ही होगा, बट हर कोई मैट्रिक्स हर एक मैट्रिक्स से ऐड नहीं कर सकते। हो सकता है मेडिकल स्टूडेंट्स इस बात को समझ ना सकें, टेक एन एक्सेप्शन हियर, बट मैं ऐसे ही बता दूं कि मैट्रिसेस जब ऐड करते हैं तो हमें ऑर्डर देखना होता है उनको, और वो भी बहुत पंगे होते हैं मैट्रिसेस में, ऐसा ही समझ लो, इट्स समथिंग डिफरेंट, इसकी अलजेब्रा थोड़ी अलग है। ठीक है कि नहीं? ध्यान रखना, वी डोंट ऐड वोल्टेजेस स्पेशली विच आर alternating and and on these three elements, they don't add up same, they are very very typical। आप इस चीज का ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं। जनरली अब आप धीरे, जैसे क्वेश्चन आपको याद ही हो जाएगा ये वट एवर दिस इज, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? अभी बताता हूं मैं क्या मतलब है इसका, समझ आई ये चीज? ओके, गोइंग बैक टू द फेजर ट्रायंगल, मैंने कहा ठीक है, दिस इज वी नॉट आर,
दिस इज, लेट्स से मैंने, सुवीर ने मुझे ना भटका दिया इसने ना, सर ऊपर वी नॉट एल ज्यादा क्यों है, इट डिपेंड्स है ना। अब मैं उस चीज के साथ चल सकता हूँ नहीं करना मुझे। अब ये है वी नॉट सी, तो बेटा मैं कहूंगा ये है मेरा बच्चा वी नॉट। मैं जानबूझ के एरो रख रहा हूं बट नेसेसरी नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो आई कैन से दिस इज वी नॉट आर, यहां से यहां ये वाला, और यहां से यहां क्या है वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू कैन सिंपली से वी नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ वी नॉट आर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, माय बैड, ठीक है कि नहीं। सही बात है, पाइथागोरस थ्योरम। और तो और फाई भी निकल जाएगा। फाई की जरूरत क्या है, आई विल गेट टू दैट। tan of phi is equal to v naught L minus v naught C divided by v naught R। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा बेटे, ठीक है कि नहीं, ओके। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जो मैं अभी बता दूं, इंट्रोड्यूस बाद में करूंगा। cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर। क्यों बोलते हैं, विल गेट टू दैट, बट अब आ ही गया है तो पावर फैक्टर इज cos phi is v naught R base by v naught, ठीक है कि नहीं। These are certain things related to the phasor triangle। इसको बोलते हैं वोल्टेज ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज ट्रायंगल। अभी एक और चीज चलेगी इसी के बेसिस पे। टफ तो नहीं लग रहा है, ये स्टेप 2 है बेटे। इसका पहला समझा दिया मैंने, वोल्टेजेस की नेसेसिटी क्या है, ऐड सबट्रैक्ट कैसे करनी है, ओके। एंड आई कैन सिंपली से नाउ v total is equal to v naught which is root of v naught r का स्क्वायर प्लस v naught l minus v naught c का स्क्वायर into sin of omega t plus phi। phi डिपेंड्स कि वो क्या निकल के आएगा, यहां से देख लेना खुद से, ठीक है कि नहीं। क्या हम phi निकाल पाए हैं, यस। क्या हम वोल्टेज निकाल पाए हैं, यस। नाउ वी सी, देखो करंट is I naught sin omega t, voltage is I V naught sin omega t plus, वही फेज रिलेशन आ गया, ठीक है कि नहीं बेटे। मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे पूरा कर लो, V naught sin omega t plus phi, जिसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है कि नहीं। तो हमें इनपुट आउटपुट मिल गया, इनपुट आउटपुट का फेज रिलेशन मिल गया। और क्या चाहिए, अब पावर निकालने में क्या परेशानी है, वोल्टेज इनटू करंट, बात खत्म। एवरेज पावर निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सब कर देंगे, ओके सुवीर, ऑल वेल। इसमें एक और है एनालिटिकल सॉल्यूशन, बट शायद पता नहीं कराया तो नहीं है स्कूल में, यही वाला कराया था, अच्छा ठीक है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम स्कूल से आगे चल रहे हैं, बता दूंगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन माय होल टीचिंग करियर हियर। कि आना जाना नहीं है ना बच्चों का, और कुछ नहीं। नॉर्मली बच्चे आते जाते, फिर एक बार आ जाए और बैठ जाए सेटल होके तो ठीक रहता है। हाँ जी बेटे, क्लियर है अनन्या बेटे, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं आ रही बेटे, कल का मिस किया है, इज इट फाइन नाउ, ठीक है। बस कैपेसिटर वाला वो कर लेना अलग से, मैंने वीडियो अभी डाल देना है, कुछ नहीं। अच्छा बच्चों, देयर इज मोर, है ना, दिस नॉट ऑलवेज अबाउट वोल्टेजेस, विल सी मोर डिटेल्स, और ज्यादा एक्सरे करते हैं। अगर आपको याद हो मेरे बच्चों, मैंने कहा था V नॉट R इज इक्वल टू I नॉट इंटू R, सही बात है। V नॉट L इज इक्वल टू I नॉट इंटू XL, याद है, ओके। या हमने I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई XL किया था, XL इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसी तरह से V नॉट C वॉज इक्वल टू I नॉट इंटू XC। मैं I नॉट क्यों रख रहा हूं, बिकॉज इन सब में करंट सेम, आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, क्लियर है कि नहीं। तो आई कैन से यार ये तो मेरे पास जो वोल्टेज ट्रायंगल है बेटे, ये है V नॉट R, V नॉट L माइनस V नॉट C, इट डिपेंड्स, ध्यान रखना बच्चों,
प्लीज आई एम अ बिट बायस्ड हियर, मैंने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ज्यादा लिया, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इंडक्टिव वोल्टेज ज्यादा हो तो फाई पॉजिटिव होता है, और अगर इंडक्टिव वोल्टेज कम हो कैपेसिटेटिव से तो फाई नेगेटिव होगा। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और अगर इंडक्टिव वोल्टेज कैपेसिटेटिव वोल्टेज बराबर हो तो फाई जीरो होता है। पढ़ेंगे आगे इस बारे में, फिलहाल ध्यान दो। इसके बाद मैं लिखूंगा ठीक है यार, ये तो चलो आ गया, तो कैन आई से समथिंग एल्स, कैन आई से दिस इज आई नॉट इंटू आर, दिस इज आई नॉट इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी, सही बात है कि नहीं? ओके, तो आई कैन मेक अनदर ट्राइंगल, यहां पे मैं लिखूंगा एक्स एल माइनस एक्स सी, जिसका फाइव बटे सेम हो, विच इज अ सिमिलर ट्राइंगल। ये 90 डिग्री, ये हो गया आर, और यहां पे होगा वी नॉट बाई आई नॉट विच इज इक्वल टू जेड, जिसको बोलते हैं इंपीडेंस। क्या बोलते हैं? यानी कि ओवरऑल सर्किट कितनी इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह लो, हालांकि रेजिस्टेंस यूज करना थोड़ा गलत हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इंपीडेंस। इंपीडेंस मींस अपोजिशन टू द फ्लो। बोलते नहीं है कि यार तुमने यार मेरा फोकस इंपीड किया, impedance, okay? It is sort of opposition, a collective opposition of resistor, inductor and capacitor, उसको क्या बोलते हैं? और इस पूरे ट्रायंगल को बोलते हैं impedance triangle। क्या बोलते हैं इसको? वोल्टेज ट्रायंगल बना लिया हमने, और अब क्या बनाया? impedance triangle। सिंपली z r x l माइनस x c डिपेंडिंग ऑन कि x l x c में से कौन ज्यादा है। अगर x l ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, x l कम होगा x c से ज्यादा तो नेगेटिव, अगर x c ज्यादा होगा तो नेगेटिव। हाँ बेटे, फिर से बता दो कौन सी वाली चीज बेटे? इंपीडेंस। इंपीडेंस तो ये देखो बेटे, हम लिख रहे हैं ना, हम लिख रहे हैं वी नॉट आर बाई आई नॉट इज इक्वल टू आर, सही बात है। वी नॉट सी बाई आई नॉट इज इक्वल टू एक्स सी, वी नॉट एल बाई आई नॉट इज इक्वल टू एक्स एल, देन वी नॉट बाई आई नॉट पूरे सर्किट का, देखो इसकी रेजिस्टेंस, इसकी रिएक्टेंस, इसकी रिएक्टेंस, तो सर्किट की क्या होती है वो? इंपीडेंस। ठीक है कि नहीं? इट्स अ नेट opposition to the flow or maybe the change or whatever in the current, करंट की एग्जिस्टेंस को, करंट को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे समझ लो आप। ठीक है कि नहीं? सस्टेन होने के लिए कितना सोर्स पे लोड आता है, एक तरह से मैं पावर नहीं बोलूंगा इसको, बट इट इज अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू द कलेक्टिव एलसीआर सर्किट। हम बेटे आई स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे बताओ, फिर बताऊं पक्का? ठीक है, जैसा रेजिस्टेंस एक रेजिस्टर का, वैसे इंडक्टेंस एक इंडक्टर का, कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का, इंपीडेंस एक एलसीआर सर्किट का, एक कंबाइंड सर्किट का। ठीक है कि नहीं? कई बार एल आर सर्किट होगा या सी आर सी सर्किट होगा, तो उसकी भी इंपीडेंस ही है मिला जुला के, नेट आउटकम ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है कि नहीं? लेकिन खास बात है बेटे, ये सिमिलर ट्राइंगल होगा, जो हमें फाई का रिलेशन चाहिए वो यहां से भी मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो आप आराम से लिख सकते हैं tan phi is equal to xl minus xc divided by r, and cos phi is equal to r by z। and मेरे बच्चों z is equal to root of r square plus xl minus xc का स्क्वायर, ये मत भूलना। कोई डाउट गणेश? अच्छा सॉरी बेटा। ओ, हो गया पंगा। हाँ, अब ठीक है। लो जी, सारा है, बढ़िया।
ठीक है। ठीक है, थोड़ा रिकलेक्शन करो। देखो, ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर, ये सोर्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। व्हाट इज आवर फीलिंग? सोर्स को रिप्रेजेंट किया है, ये भी वोल्टेज सोर्स ही है, लेकिन हमने इसका करंट रीड किया। उस करंट के हिसाब से मैं बोला सब में करंट सेम ही होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसमें होगा वी नॉट आर, इसमें वी नॉट आर, वी नॉट एल ऊपर होगा, और इसमें वी नॉट सी लैगिंग होगा। और इन सभी वोल्टेजेस को एज फेजर्स ऐड करेंगे हम, जो हम समझते हैं कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी सीधे सीधे ऐड। नो डाउट V1 प्लस V2 प्लस V3 तो होना ही था, लेकिन सीधे सीधे नहीं ऐड, जिसको अब हमने कहा कि V नॉट इज द टोटल विच इज रूट ऑफ V नॉट आर स्क्वायर प्लस, नोट नहीं करना है ना, V नॉट एल माइनस V नॉट सी का स्क्वायर। फिर हमने ये कहा कि ठीक है, अगर इसकी रिएक्टेंस XL है, इसकी रिएक्टेंस XC, जिनका ओम ही होता है यूनिट, इज दैट क्लियर? R XL इक्वल टू ओमेगा L, XC इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, सबका यूनिट क्या होता है बेटे? ओम। सभी रेजिस्टेंस के ही भाई हैं, एक तरह से एक ही ब्रीड है ये, ठीक है कि नहीं? ओके, वोल्टेज बाय रिएक्टेंस इज करंट, वोल्टेज बाय रिएक्टेंस इज करंट, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज करंट, तो दे हैव द सेम यूनिट्स, ठीक है। और फिर हमने वोल्टेज ट्रायंगल्स बनाए और इम्पीडेंस ट्रायंगल्स बनाए, तो कुल मिला के हमने I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी देखा, एंड V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई देखा, वेर V नॉट वॉज इक्वल टू रूट ऑफ V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L माइनस V नॉट C का स्क्वायर, ये हमने देखा। साथ ही साथ फाई निकालने के लिए हमने tan फाई देखा, इट इज XL माइनस XC का मॉड यूज करना, डिपेंड करता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को देख लेना क्या है, डिवाइडेड बाय R। एंड एक और चीज हमने देखी, पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू R बाय Z, एंड इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। मैं बार बार मेरे बच्चों को कहूंगा एक चीज, इज दैट क्लियर हियर, कि इसको प्रैक्टिस करो लिखने की, क्विकली इम्पीडेंस ट्रायंगल और वोल्टेज ट्रायंगल बनाना सीखो, यू विल बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस विल कम टू यू इन दिस चैप्टर। इसमें दिक्कत बच्चे को ये होती है कि वो अक्सर डीसी करंट एंड वोल्टेज ऐड करने से बाज ही नहीं आता, वो यही सोचता रहता है कि यार, वो मेंटल पेन होता है उसको कि मैं सीधे सीधे 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट प्लस 10 वोल्ट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं, यू हैव टू यूज द ट्रायंगल टू डू इट। क्लियर है कि नहीं? तो ये हमने अभी तक पढ़ा। अब क्या आता है? नेचुरल लॉजिकल नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फाइंडिंग पावर। सही बात है कि नहीं? फाइंडिंग पावर, तो लिख देते हैं पावर। अब देखो ध्यान से, पावर कंज्यूम्ड बाय द सर्किट, कभी भी ध्यान से देखो, अगर हम, मैं कल भी कह रहा था तुमसे शायद परसों, इस फैन को, ये इसका अगर मान लो कैपेसिटर खराब हो गया है, तो हम कितना भी वोल्टेज बढ़ाएं, ये स्पीड गेन, दैट मीन्स हम जो पावर भेज रहे हैं वो डिलीवर नहीं हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? इट्स नॉट गेटिंग डिलीवर्ड। तो किसी भी एसी सिस्टम में, एलसीआर सर्किट में, किसी भी घर में, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, व्हाट डू वी वांट, कि हम बिजली भेजें और वो यूटिलाइज हो, वो कन्वर्ट हो इनटू मैकेनिकल वर्क और व्हाटएवर यू वांट टू डू।
ठीक है कि नहीं? We want it to happen, so we are concerned how much power is consumed, how much effectively, how much efficiently power is consumed. जो हम पावर भेजना चाह रहे हैं वो मिलेगा कि नहीं. We'll study a beautiful lecture on this tomorrow, that is LC oscillations. देखेंगे कैसे ऐसा होता है. फिलहाल आप ये समझ लो कि पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस 5. ये बात समझ ली, ठीक है कि नहीं? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 I नॉट साइन, ठीक है कि नहीं? नाउ दैट्स इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2 साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू साइन ओमेगा टी. बच्चों थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है यहाँ पे, है ना, माफ करना मुझे, मतलब ये नहीं कहना कि सर ने मैथ्स लाई बीच में. थोड़ी सी हम लिखते हैं कॉस ऑफ A माइनस B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B. क्या लिखते हैं? कॉस A माइनस B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B. दिस इज कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B माइनस कॉस A कॉस B. एक माइनस साइन ऑलरेडी है तो मैंने ब्रैकेट लगाया, और माइनस साइन A साइन B. और अगर हम देखें कॉस और कॉस खत्म, साइन और साइन माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 2i साइन A साइन B इज इक्वल टू क्या? कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B. तो ये साइन A है, ये साइन B है, तो वी कैन ट्रांसलेट इट इनटू समथिंग मोर मैनेजेबल. ये नोट कर लो अगर जरूरत है तो, मैथ्स के बच्चे हो तो ठीक है, अगर नहीं तो यू कैन स्किप इट. दैट्स इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2, अंदर हो गया कॉस A माइनस B, तो ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी इज कॉस 5 माइनस कॉस ऑफ दिस प्लस दिस, तो 2 ओमेगा टी प्लस 5. नोट कर सकते हैं इसको. ठीक है, आई एम श्योर कि आपको ये मैथ्स की इक्वेशन नोट करने की जरूरत नहीं है, बट नेवरदलेस. तो बात फिर वही आ गई. ठीक है, मैं इस चीज को हटा दूं, पहले हटा ही देता हूं पूरा. तो मेरे पास आ गया पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2 कॉस 5 माइनस V नॉट I नॉट बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5. 5 से फर्क नहीं पड़ता ये कौन सी क्वांटिटी है, इट्स अगेन अ साइनोसॉइडल क्वांटिटी, ऑसिलेटिंग पार्ट. तो देयर इज एन ऑसिलेटिंग पार्ट, इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, राइट, एंड देयर इज अ कांस्टेंट पार्ट व्हिच डजंट गो अवे. ठीक है, तो अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो एवरेज पावर क्या होगा मेरे बच्चों? इट इज V नॉट I नॉट बाई 2 कॉस 5. उसका एवरेज 0 होगा, बिकॉज वो फुली साइनोसॉइडल क्वांटिटी है. कोई भी चीज ऐसे ऐसे करे तो उसका एवरेज मेरे बच्चों क्या होता है? 0. 5 से फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, ये यहां से स्टार्ट करेगा तब भी तो साइकिल पूरा ही करेगा. ठीक है, सो द नेट एवरेज इन दैट केस इज 0, and this is actually power consumed. ठीक है कि नहीं? This is actually power consumed, and this cos 5, no doubt it was important, जिसको हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर. अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको निकाला था. एंड पावर फैक्टर, सो हम लिखते हैं P एवरेज इज इक्वल टू V नॉट I नॉट बाई 2 इंटू पावर फैक्टर विच इज cos of 5. A bit of a discussion about cos 5 and then we can close today. cos 5 समझने के लिए मेरे बच्चों, नोट कर लिया अनन्या बेटे? cos 5 समझने के लिए एक काम करते हैं बच्चों. लेट्स टेक अ ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल? इम्पीडेंस ट्रायंगल या वोल्टेज ट्रायंगल हो, इट डजंट मैटर. XL माइनस XC एंड ये है R, ये है 5. हम चाहते हैं कि पावर मैक्सिमम डिलीवर हो, तो उसके लिए cos 5 की वैल्यू 1 होनी चाहिए. क्या होनी चाहिए? और 5 कितना होना चाहिए? cos 5 अगर 1 है तो 5 0 होना चाहिए. पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2. ठीक है, ओके.
इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, ये बहुत प्यारी बात है। सोचो सोचो क्या कर रहा है। फाई 0 होने के लिए XL शुड बी इक्वल टू XC cos phi is equal to cos 0 is equal to 1 is maximum। तो पावर फैक्टर मेरा बच्चा कब है मैक्सिमम? when XL is XC या V नॉट L is equal to V नॉट C। ये भी एक ही बात है, ठीक है कि नहीं? कुल मिला के मैं ये कह रहा हूं, जब इंडक्टर और कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो वोल्टेजेस हैं वो एक दूसरे को एकदम कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे जैसे देखो, ये है 30 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ये भी 20 है, तो 30 प्लस 20 माइनस 20 खत्म। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैलेंस। ऐसे केस में सर्किट को बोलते हैं इट्स इन रेजोनेंस। इट्स इन रेजोनेंस विद द सोर्स। एसी का जो सोर्स है ना बेटे, उसके साथ रेजोनेंस में है। क्या है ये? और तो और मेरा बच्चा इस टाइम पे देखो ध्यान से, तो वैल्यू ऑफ इंपीडेंस भी सबसे कम में समझाओ, पहले समझो पावर सबसे ज्यादा डिलीवर हुआ। क्लियर है कि नहीं? तो मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड एट रेजोनेंस। तुम्हें याद है ऑसिलेशंस लास्ट ईयर, जब हम एक बच्चे को धक्का देते थे स्विंग पे, अगर हम फ्रीक्वेंसी मैच करते थे तो हम ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसफर कर पाते थे, लेकिन अगर हम उसको जबरदस्ती पकड़ के ऐसे ऐसे करें तो उसको कुछ नहीं मिलना था। ठीक है, आया ना? तो यहाँ में भी कुछ ऐसा ही है क्या? ये कल में भी, परसों में भी, कल हो जाएगा ये चीज, है ना? एलसी ऑसिलेशन पढ़ेंगे कल। ऑसिलेशंस हैं ये, विल सी कि हुआ क्या था एक्चुअली। लेकिन फिलहाल आप क्या ये रियलाइज कर पा रहे हो दैट मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर्ड व्हेन, ठीक है, व्हेन द पावर, एवरेज पावर इज मैक्सिमम व्हेन cos phi is 1 and XL is equal to XC, that is when the system is in resonance। यहां तक बात हो गई क्लियर? ओके, ये रेजोनेंस हम अचीव कैसे करें, दैट इज द क्वेश्चन हियर। नोट करना, अभी नोट करो बेटे, अभी करो, नोट करो, नोट करो कुछ। तो बात ये है कि ये जो सर्किट हमारा है ये रेजोनेंस में होता है तब, लेकिन मैंने कहा कि हाउ टू अचीव दिस रेजोनेंस, उसके लिए हमें XL इक्वल टू किसके बराबर करना है? XC। कैन वी डू इट? विल सी। देखो ध्यान से, मेरे पास एक LCR सर्किट है, इसका है I नॉट साइन ओमेगा टी और इसके अक्रॉस वोल्टेज अकॉर्डिंगली, ठीक है कि नहीं? इसकी इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R। मैंने कहा XL शुड बी इक्वल टू XC। XL होता है ओमेगा N, XC होता है 1 बाय ओमेगा। ओके, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय LC, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाय रूट LC। यानी कि अगर हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी इतनी है तो somehow this circuit behaves very helpfully, it receives the power well। ये हम कल पढ़ेंगे कि ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ LRC सर्किट। ये कहानी कल हो जाएगी ना LC ऑसिलेशंस में। लेकिन आप देखो ध्यान से कि कुछ तो है इसमें, इसकी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है इस पूरे सर्किट में, कुल मिला के डिपेंडिंग ऑन L एंड C we achieve a value of frequency omega equal to 1 by root LC such that अगर हम इतने ही ओमेगा से एक सोर्स ऐड करें, इससे सोर्स कनेक्ट करें, तो ये पावर 100% एफिशिएंसी से लेता है। ओके, इसका पावर फैक्टर 1 हो जाता है। ठीक है कि नहीं? समझ गए मेरे बच्चों? ठीक है, ओके। कोई सवाल यहाँ पे? और तो और इसके और भी फायदे हैं रेजोनेंस के। ठीक है, बीइंग इन रेजोनेंस विद द सोर्स एंड द सिस्टम, इसके फायदे क्या है? इंपीडेंस होता है रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। इसकी मिनिमम वैल्यू देखो, R तो आप हटा नहीं सकते, जब ये इसके बराबर तो ये क्या हो जाएगा? 0।
तो Z इज इक्वल टू R विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस अपनी मिनिमम पे होती है, तो उस हिसाब से अगर मैं करंट एम्पलीट्यूड बोलूं जो कि जनरली हम आउटपुट मानते हैं, ओके, मान लो हमने V नॉट वोल्टेज यहीं से लगाई थी तो करंट लैग करती, ये बात सच है। फिलहाल मैं कह रहा हूं I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय Z। Z जब मिनिमम हो गया तो I नॉट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो जनरली एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट मैक्सिमम सर्किट में कब दौड़ेगी, जब इंपीडेंस मिनिमम, ऑफ कोर्स व्हेन द पावर ट्रांसमिशन इज इफेक्टिव। इसीलिए मेरे बच्चों क्या होता है, जब एक फैन का कैपेसिटर खराब होता है तो उसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो बदल जाती है। हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज है तो 2 पाई इंटू 50 मतलब 100 पाई ओमेगा है हमारा। सही बात है कि नहीं? जबकि सर्किट में तब्दीली आई है, चेंजेस आई हैं, इसका कैपेसिटेंस खराब हो गया है, इट्स नो मोर अ बैलेंस सर्किट फॉर अस। विद रिजल्ट क्या होता है, आप वहां से टक टक करते रहो, इसकी स्पीड नहीं बदलती है। क्यों नहीं बदलती है? बिकॉज आप पावर ट्रांसमिट ही नहीं कर पा रहे हो, एक्चुअल में करंट जा ही नहीं पा रहा है। दैट्स द की। सही बात है कि नहीं? ओके, आया ना कि नहीं आया समझ बच्चों को? ठीक है कृतिका, ओके, दिस इज द स्टोरी ऑफ एन LCR सर्किट। मैंने काफी सारी चीजें आज ही बता दी हैं, विच इज वेरी गुड। ठीक है, आप चाहो तो आप इसको स्टेप वाइज देख सकते हो। सबसे पहले LCR सर्किट होता क्या है और नेट वोल्टेज कैसे निकालते हैं, करंट का एक सोर्स मान के। उसके बाद उससे एक वोल्टेज ट्रायंगल बनाना, इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाना, और I नॉट के से V नॉट निकाल लिया। V नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5, V नॉट पता लग गया, 5 पता लग गया। फिर नेचुरल टेंडेंसी हमारी पावर निकालना, उसमें इंस्टेंटेनियस पावर निकाला, वो देखा हमने, उसमें एक पार्ट कांस्टेंट है और एक ऑसिलेटिंग है। फिर हमने उसके बाद उसका एवरेज निकाला, तो वहाँ पे एक ही पार्ट आएगा, ऑसिलेटिंग पार्ट उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, V नॉट I नॉट बाई 2। लेकिन cos फाई टपक पड़ा यहाँ पे। cos फाई है क्या, इसको पावर फैक्टर बोलते हैं। तो cos फाई मैक्सिमम 1 हो सकता है, और कितने पे होगा, when फाई इज 0 एंड XL इज इक्वल टू XC, VC इज इक्वल टू VL, बराबर कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे के, बिकॉज वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सेम टाइम पे। अगर एक +20 वोल्टेज एक्सर्ट कर रहा है, दूसरा -20 कर रहा है, या +30 दूसरा -20, समथिंग लाइक दैट। That's when resonance occurs and we say the circuit is in resonance with the source। and वो हमने देखा कैसे हम सोर्स की फ्रीक्वेंसी चेंज कर करके we can achieve resonance and we can achieve a good sort of synchronization। तो जो सिस्टम है, जो सर्किट है, वो हमसे जो पावर है वो फ्रीली लेता है। क्लियर है कि नहीं? इफेक्टिवली ले पाता है। दैट इज रेजोनेंस बच्चों, ठीक है कि नहीं? और हमने देखा कैसे अचीव की जा सकती है, बाय मेकिंग दिस ओमेगा वेरी मच नियर टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द RLC सर्किट। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं ये कल पता चलेगा। जैसे हम स्प्रिंग मास सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी √K/m बोलते हैं। सही बात है कि नहीं? और एक पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी √L/g बोलते हैं, G/L। हाँ, ओमेगा नेचुरल फॉर अ पेंडुलम इज √G/L। ठीक है कि ये वो फ्रीक्वेंसीज है जहां पे ये सिस्टम्स अपने आप से चलते हैं। अगर उसी फ्रीक्वेंसी पे आप पावर इन्फ्यूज करोगे तो यू विल अचीव द बेस्ट रिजल्ट। क्लियर है कि समझ गए मेरी बात की? ओके, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है और समझेंगे कल। ठीक है, दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। अब हमें थोड़े कम्युनिकेशन सिस्टम्स मतलब LC ऑसिलेशंस पढ़ेंगे, एंटीना वगैरह से क्या, जब हम रिसीव करते हैं सिग्नल तो तब कैसे ट्यून करती है कोई चीज़, है ना? कैसे हम रेडियो, जब आप टीवी का चैनल बदलते हो तो नई चैनल आती है, नई चैनल आती है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे कल। एंड थैंक्स फॉर टुडे, थैंक्स अ लॉट। एंड इम्पीडेंस निकालनी आएगी, हाँ, रूट, सब कुछ, फेजर ट्रायंगल, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। फेजर डायग्राम्स बनानी आनी चाहिए बस, बाकी सब कुछ आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।